हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है उनके बारे में। यानी दोस्तों, राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो कितने प्रकार का है और अलग अलग जो जिले हैं उनको डिवाइड किए गए हैं अलग अलग भौगोलिक जो परिदृश्य है उनके अंदर। तो राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो 4 प्रकार का है। एक नंबर पर आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो एक भौगोलिक परिदृश्य का भाग माना गया है। 2 नंबर पर है मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, यानी जो अरावली है वो भी एक राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है, उसका एक भाग है। 3 नंबर पर रखा गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का जो एक भौगोलिक परिदृश्य के अंदर रखा गया है। 4 नंबर लास्ट में है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी जो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो पठारी प्रदेश है वो भी एक राजस्थान का पूर्वी जो परिदृश्य है उसके अंदर रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जो मरुस्थल है वो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर लगभग 2/3 मरुस्थल है, यानी 2/3 मरुस्थल है वो है। उसके बाद में है एरिया, पॉपुलेशन, अवशेष, वनस्पति, जलवायु और स्थान। ये जो अलग अलग दिए गए हैं एरिया, पॉपुलेशन, अवशेष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं के अंदर से हैं, वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 61.11%, यानी प्रतिशत के अंदर रखा गया है 61.11%। 2 नंबर पर आता है पॉपुलेशन, यानी जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान का मैप है उसके अंदर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर आता है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जो चूरू का कुछ भाग है, नागौर का कुछ भाग है, जोधपुर है। तो इस साइड का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंदर मरुस्थल है। उसके बाद में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 40%, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है वो 40% है और राजस्थान का 61.11% यहाँ पर क्षेत्रफल है। अवशेष है वो यहाँ पर टेथिस सागर का अवशेष है। अवशेष आपको याद करने की ट्रिक है वो भी आपको बताएंगे कि अलग अलग जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसके अंदर क्या है, तो वो भी हम याद करेंगे। जलवायु है, वनस्पति है, स्थान है। तो सबसे पहले अवशेष 33 सागर के हैं। वनस्पति है वो है शुष्क, यानी जो मरुस्थल है वहां पर है वनस्पति है वो क्या है, शुष्क है। जलवायु है मरुद्भिद। स्थान है, एग्जिट जो स्थान है वो है जैसलमेर का, यानी जैसलमेर है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर आता है। उसके बाद में आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली का जो क्षेत्र है वो एरिया, पॉपुलेशन, वनस्पति, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जो एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है वो है 9.3%। पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है 10%। राजस्थान की 10% जनसंख्या अरावली का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है और अरावली जो क्षेत्र है वो 9.3% है। इनके बारे में डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इनके टॉप क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऊपर के हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है वो अरावली के अंदर है। पर्वतीय है क्योंकि अरावली है वो पर्वतीय है, तो यहाँ की जो वनस्पति है वो पर्वतीय है। जलवायु की बात करें तो उपार्द्र है, यानी उपार्द्र जलवायु है वो अरावली की है। एग्जिट स्थान की बात करें तो जयपुर के अंदर ये गोंडवाना लैंड, पर्वतीय, उपार्द्र, ये सभी की जो गुण है वो मिलते हैं जयपुर के अंदर। उसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो एरिया है वो है 23.03%। पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें तो 39% है। अवशेष है वो है टेथिस सागर का और पतझड़ है वो यहाँ की वनस्पति है और जलवायु यहाँ की आर्द्र है। और जो स्थान है हम फिक्स स्थान मान सकते हैं सवाई माधोपुर को, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो कोटा, बूंदी, बारां का क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ की जो एरिया है वो है दोस्तों 6.56% और पॉपुलेशन है 11%। अवशेष है गोंडवाना लैंड का और सवाना वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो है अति आर्द्र और एग्जिट तो स्थान है झालावाड़। अब इनको याद कैसे करना है वो भी आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या है वो कम, जो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनसंख्या है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो पॉपुलेशन यहाँ पर 40% है। उसके बाद में जस्ट हम अरावली के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, एरिया कम है, पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। यानी एरिया से कम है पॉपुलेशन और एरिया से ज़्यादा है वो है पॉपुलेशन। यहाँ पर देखेंगे हम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और
धीरे धीरे आगे हैं वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और एरिया है वो घट रहा है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जो एरिया है वो 23% हो गया और 39% यानी जो जनसंख्या वो हो गई। और यहाँ पर देखिए कम गैप था, 9.3% और 10% है, बहुत कम गैप था। यहाँ पर एरिया है वो ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। यहाँ पर लास्ट में है 6.56% एरिया है, लेकिन जनसंख्या क्या है 11% है। उसके बाद में अवशेष की बात करें, सबसे पहले अवशेष देखना है हमें जैसलमेर का जो साइड है वहां पर 33 सागर का अवशेष है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं अरावली में। अरावली में क्या है गोंडवाना का, फिर 33 सागर, फिर गोंडवाना लैंड। यानी सबसे पहले 33 सागर से स्टार्ट करना है गोंडवाना लैंड, फिर 33 सागर, फिर गोंडवाना लैंड। वनस्पति है शुष्क है, फिर पर्वतीय आएगी, फिर पतझड़ आएगी, फिर सवाना आएगी। उसके बाद में जलवायु मरुद्भिद, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। स्थान की हम बात करें जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जयपुर जो अरावली के अंदर आता है, सवाई माधोपुर जयपुर से निकल रही है, और झालावाड़ है वो जस्ट जहाँ पर बारिश है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो इनकी जो बेसिक डिटेल थी। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर कितने जिले हैं और कहाँ पर हैं। एक नंबर पर है सबसे पहले जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सी नदी आती हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर एक रेगिस्तान मार्च नाम शब्द यूज किया जाता है। यानी जो रेगिस्तान मार्च है ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि रेगिस्तान मार्च है वो क्या है। जो बालू का स्तूप होते हैं वो एक दूसरे स्थान से स्थानांतरित होते रहते हैं तो उनको रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। यानी कोई भी जो रेगिस्तान के अंदर रेत का धोरा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। यानी जो रेत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। उसके बाद में जो वर्षा है, यहाँ पर वर्षा है वो कितना सेमी होती है, तो 20 सेमी से 50 सेमी के बीच में यहाँ पर वर्षा है वो रखी गई है। उसके बाद में है बरखान। बरखान शब्द दरियन शब्द जो टाट रन, ये जो शब्द है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि बरखान है वो क्या है, दरियन है वो क्या है, टाट रन ये क्या है, और जो यहाँ पर जिले है वो कितने, मिट्टी कौन सी पाई जाती है। यहाँ पर एक जो अलग ही लाठी सीरीज है जो भूगर्भीय जल पट्टी है, या भूगर्भीय यानी जमीन के नीचे है वो एक जल पट्टी है। तो यहाँ की जो बरखान है, बरखान क्या चीज है, जो सर्वाधिक गतिशील स्तूप है, यानी जो मिट्टी के स्तूप बने हैं वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, उन्हें बरखान बोलते हैं। दरियन है वो क्या चीज है, जैसलमेर के अंदर जो बालू का स्तूप है, जैसलमेर के अंदर ऐसे स्तूप जो स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें दरियन बोलते हैं। ये खास करके जैसलमेर के लिए हैं। और बरखान है वो सर्वाधिक गतिशील वाले स्तूप हैं। टाट रन ये क्या चीज है, यानी जो बालू का स्तूप होते हैं, दो बालू का स्तूप है उनके बीच में अगर जगह है वहां पर पानी का भराव हो गया, वहां पर झील बन गई तो वो टाट या रन कहलाता है। उसके बाद में ये जो मरुस्थल है ये विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है। इसके अंदर 12 जिले आते हैं। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर 12 जिले आते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी है वो रेतीली है, बलुई है, या रेतीली तो होगी क्योंकि यहाँ पर जो रेत के स्तूप है वो बने हैं। तो लाठी सीरीज है वो भूगर्भीय जल पट्टी है। और जो यहाँ की प्रमुख नदी है ये नदी है लूनी नदी है, खास करके पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके लिए प्रमुख नदी है लूनी नदी। 2 नंबर पर आता है अरावली। यानी अरावली के कुछ उपनाम है। अरावली के उपनाम है परिपत्र, आड़ावल। ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है कि अरावली के जो उपनाम है वो क्या है, परिपत्र, आड़ावल। इनके जो क्वेश्चन है वो इनसे जो 2 है उपनाम है परिपत्र, आड़ावल, इनसे बनते हैं कि परिपत्र, आड़ावल है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का उपनाम है, तो अरावली का है। उसके बाद में आता है जो अरावली है उसका काल है वो कौन सा है, तो प्रीकेम्ब्रियन काल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम के अंदर ये जो लिखा गया है ये एग्जाम के अंदर एक बार आ चुका है, कई एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछा जा चुका है। तो इनका जो काल है वो है प्रीकेम्ब्रियन काल। यानी किस काल की है, तो प्रीकेम्ब्रियन काल की है। अवशिष्ट किसके पाए गए हैं, तो वो है वलित पर्वत की। ओके, सबसे जो प्राचीन है वो पर्वत श्रृंखला है अरावली है, वो सबसे प्राचीन है और समानता करती है ये अपलेशियन पर्वत है यूएसए के अंदर, उसकी समानता करती है अपलेशियन पर्वत की। इसका जो वर्णन करता है वो है एएम हेरान। यानी एएम हेरान है वो अरावली का वर्णन करता है। सर्वाधिक विस्तार है, यानी अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है, सबसे कम है वो अजमेर के अंदर है। उसके बाद में आपको बता दें कि अरावली के अंदर है सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, जिसकी लंबाई है 1360 मीटर। अरावली की टोटल लंबाई है वो है 692। और राजस्थान के अंदर है
वो कितनी है, तो 550 यानी 80% राजस्थान के अंदर लंबाई है अरावली की। अरावली का जो पिता है वो कहलाता है अरब सागर, क्योंकि अरावली है वो अरब सागर से निकलती है और दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहां तक फैली है। उसके बाद में यहाँ सर्वाधिक जिले वो भी अरावली से निकलती है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम है अरावली से होता है, सर्वाधिक अभ्यारण्य भी अरावली के अंदर पाया जाता है और सर्वाधिक खनिज है वो भी अरावली से निकलती है। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 930 मीटर। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर जो कौन कौन से पर्वत है वो आते हैं, उनकी लंबाई है वो भी आपको बताएंगे। सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली के अंदर वो है गुरु शिखर का, गुरु शिखर का। इसकी जो लंबाई है वो है 1722। ये गुरु शिखर है वो माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ओके, ये गुरु शिखर है 1722 मीटर है। कई जगह आपको 1727 भी मिलती हैं। इसकी जो गुरु शिखर है इसके ऊपर एक मंदिर बना है और उसकी जो चोटी है उसकी लंबाई है 5 मीटर, तो ये 1727 मीटर टोटल हो गई। यानी जो 5 मीटर है वो इसके मंदिर की जो चोटी है वो है, तो किसी बुक में आपको 1722 या 1727 है वो मिलेगा। उसके बाद में आता है शेर। शेर एक चोटी है यानी पर्वत है, तो इसकी लंबाई है 1597 मीटर। ये भी गुरु शिखर के अंदर है। जो गुरु शिखर है यहाँ पर है माउंट आबू में, सिरोही के अंदर है। उसके बाद में आता है जरगा। जरगा कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है जरगा। इसकी जो लंबाई है वो है 1431 मीटर। उसके बाद में आता है जरगा के बाद में आता है अचलगढ़, सिरोही की है, सिरोही की है अचलगढ़। अचलगढ़ जो सिरोही की चोटी है उसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1380 मीटर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 5 नंबर पर आता है रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है, सीकर में है। तो रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 1055 मीटर। 1055 मीटर है वो रघुनाथगढ़ की चोटी है, उसकी लंबाई है वो। 6 नंबर पर आता है खोह। खोह है जो जयपुर के अंदर है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 920 मीटर। 7 नंबर पर आता है तारागढ़ अजमेर की पहाड़ी, तारागढ़ अजमेर की। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 873 मीटर। ये कुछ पहाड़ी थी जिनकी लंबाई है वो भी आपको याद रखनी है, और कौन सी पहाड़ी कहां पर है ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के अंदर 3 नंबर पर आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की जो बेसिक डिटेल थी, एरिया थी, पॉपुलेशन थी, वो आपको पहले बता दी थी वीडियो स्टार्टिंग में, और अब वीडियो आप लास्ट तक है वो जरूर देखिएगा। पूर्वी मैदान के अंदर क्या है, फसलें हैं वो कौन कौन सी आती हैं, गेहूं और जो फसल है वो पूर्वी मैदान के अंदर होती हैं। और यहाँ पर जो 4 बेसिन रखी गई है, बनास बेसिन है यानी जहाँ पर बनास नदी बहती है उसको बनास बेसिन बोला जाता है, और बाणगंगा बेसिन यानी जो भरतपुर अलवर का क्षेत्र है जहाँ पर बाणगंगा नदी बहती है वहाँ पर बाणगंगा बेसिन है वो लगाया गया है। चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन जो चंबल नदी निकलती है चित्तौड़गढ़ जो धौलपुर जो यूपी के अंदर है वो मिलती है इटावा के अंदर, तो वहाँ पर जो चंबल नदी बहती है वहाँ पर चंबल बेसिन है। और चंबल बेसिन जो चंबल के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ है वो पाया जाता है। यानी उसके बाद में आता है माही बेसिन या 56 बेसिन भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर जो 56 गांवों का समूह है, 56 नाले हैं, तो उसे 56 बेसिन है वो बोला जाता है। जहाँ पर माही नदी बहती है वहाँ पर 56 बेसिन लगाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो कृषि उन्नत है, यानी ये जो पूर्वी मैदान है ये कृषि से उन्नत है, उद्योग से संपन्न है, और यहाँ का जो क्षेत्र है वो बांगर क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ पर वर्षा है वो 50 से 80 सेमी के मध्य होती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो है दोस्तों जलोढ़ और दोमट मिट्टी। ओके, ये थी पूर्वी मैदान के बारे में जनरल नॉलेज। 4 नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है यानी जो कोटा, बूंदी, बारां है उससे क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र बोला जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति है, जलवायु है उसके बारे में बता दिया था। और यहाँ पर हाड़ौती का पठार है,
ओके। हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर जो मिट्टी है वो है काली कपारती रेंगुर, यानी जो काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे जो जलोढ़ मिट्टी है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर है वो पाई जाती है। यहाँ पर जो फसलें हैं वो कौन सी है, तो अशोक आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। अशोक, अशोक से यानी एस से अफीम, शहद से सोयाबीन और कै से कपास। अशोक आप याद रखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर अशोक, अफीम, सोयाबीन, कपास, ये एक ट्रिक है। वर्षा है वो है दोस्तों यहाँ पर 80 से 120 सेमी के मध्य है वो वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर ही होती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं यानी जो भूभाग है उसको दो भागों में बांटा गया है, विंध्य कंगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। यानी जो विंध्य कंगार भूमि है, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर का जो पूर्वी साइड का क्षेत्र है वो है विंध्य कंगार भूमि, और दक्कन का जो लावा फटार है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा का क्षेत्र है, वहां पर दक्कन का लावा फटार है। तो दोस्तों ये जो भौगोलिक प्रदेश के बारे में डिटेल थी, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।